बजट 2019 पेश होने वाला है और ऐसे में सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं पीयूष गोयल पर, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर वो नहीं, इस बार वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करने वाले हैं। और सब यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या इस बजट को एक वोटर्स बजट के तौर पर देखा जाए, इंटरिम बजट के तौर पर देखा जाए, या फुल फ्लेजेड बजट होगा। और अंशुमन जी हमारे साथ हैं, वो इस पर अपनी राय हमें बताएंगे। लेकिन एक एमिनेंट पैनल ऑफ गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ सीएम वासुदेव जी हैं, विजय सरदाना जी हैं, कृष्णवीर चौधरी जी हैं और गोपाल केडिया जी हैं। इन सभी से बातचीत करेंगे कि करके। सर ये बताइए कि वोटर्स के लिहाज से इस बार बजट पेश होगा सरकार की तरफ से, या फिर वाकई एक अंतरिम बजट के तौर पर देखें और बाद में फुल फ्लेजेड बजट आएगा, ये सिर्फ वोट ऑन अकाउंट है? वोट ऑन अकाउंट तो इन ए वे होता ही है, क्योंकि देखिए बजट के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होती है और पार्लियामेंट की मियाद जो है मई तक की है और सरकार की भी मियाद मई तक की है। तो सरकार और पार्लियामेंट दोनों मई से ज़्यादा का बजट अप्रूव नहीं कर सकते हैं। मगर ये सही है अपनी जगह कि सरकार हर दफ़ा इलेक्शन ईयर में बजट तो पूरे साल का पेश करते हैं, मगर उसका जो अप्रूवल होता है खर्चे करने का, जो पार्लियामेंट देती है राजकीय कोष से खर्चा करने का, वो केवल 4 महीने तक का ही दिया जाता है, जब तक कि पार्लियामेंट की मियाद होती है, क्योंकि उससे आगे देने का तो पार्लियामेंट को भी हक नहीं। तो उस हद तक तो ये इंटरिम बजट होगा। मगर दूसरा, बजट स्पीच में वित्त मंत्री क्या लोक लुभावन चीज़ें अनाउंस कर सकते हैं कृषि क्षेत्र के लिए, ख़ास तौर पे, क्योंकि 60% से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कृषि पे आधारित है। तो जाहिर है अगर पॉपुलिस्ट कोई स्कीम्स अनाउंस करनी है तो कृषि पे ही डायरेक्टेड होंगी। तो बजट स्पीच में ज़रूर अनाउंस हो सकती हैं, मगर उनका कोई खर्चा पूरे बजट में डालना मैं समझता हूँ ये 4 महीने के लिए तो संभव नहीं है, मगर कोई टोकन प्रोविज़न वगैरह ज़रूर किया जा सकता है। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो जो इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन लिमिट है उसका दायरा बढ़ाने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि क्योंकि पॉपुलिस्ट बजट चाहेगी मोदी सरकार, तो ऐसे में जो पूरी लिमिट है वो 5 लाख तक की जा सकती है। अलग अलग अगर ATC, ACCC और सही सेक्शंस की बात करें तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ये बताइए कि इतना करना क्या मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि अब सवर्ण जाति भी है जो है वो 8 लाख के अगर दायरे में है, तो ऐसे में 5 लाख भी करना क्या मुमकिन है सरकार के लिए? देखिए 5 लाख की जो बात हो रही है ये आज से नहीं हो रही है, बहुत पहले से हो रही है। और इससे पूर्व जब वित्त मंत्री जी ने बजट की स्पीच में जब कहा, उन्होंने ये कहा कि हम चूंकि बेस बढ़ाना चाहते हैं, हमारे पास टैक्स देने वालों की संख्या ज़्यादा रहे ताकि हम मॉनिटरिंग कर सकें। उस समय उनका ये लॉजिक था। अगर यही चीज़ आज भी अगर होती तो GST में 20 लाख से 40 लाख नहीं हो जाता। सच्चाई ये है कि अभी जो इकोनॉमिक फैसले लिए गए, डिमोनेटाइजेशन आया, GST आया, उसकी वजह से जो मिडिल लेवल के जो बिजनेसमैन हैं और छोटे बिजनेसमैन हैं बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए। और चूँकि चुनावी वर्ष है और सरकार को अच्छी तरीके से मालूम है कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं आज के दिन, तो उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए ये देखिए ये स्टेप तो होने वाला है कि 5 लाख तक की, मेरे को लगता है कि 5 लाख तक की थ्रेशोल्ड लिमिट वो करेंगे ही करेंगे। इसके साथ लेकिन राइडर्स के साथ करेंगे। राइडर्स में जैसे मैं कहना ये चाहता हूँ कि 1,50,000 की जो ATC की लिमिट है उस लिमिट के साथ छेड़छाड़ जरूर करेंगे, या उसको मेरे को लगता है कि इसको हटा देना चाहिए। मेरी विश लिस्ट भी हो सकती है, लेकिन चूँकि बजट का वर्ष है तो पॉपुलिस्ट बजट होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारी खामियां हैं, उन खामियों को हो सकता है वो टच नहीं करें, सुधारीकरण जो होता है उसको टच नहीं करें। डायरेक्ट जो मिडिल क्लास को जो अफेक्टेड है उसको टच जरूर करेंगे। होम लोन पर जो इंटरेस्ट होता है जो 2 लाख अभी है उसको मेरे को लगता है टच जरूर करेंगे। चूँकि रेरा के आने के बावजूद भी ये सेक्टर हमारा बहुत पिछड़ा हुआ सेक्टर आज के दिन आगे नहीं बढ़ पाया, तो इस माध्यम से, टैक्स के माध्यम से इसको अफेक्टेड करेंगे और एक मैसेज देना चाहेंगे कि सरकार बहुत कुछ करना चाहती है, ऐसा मेरे को लगता है। आज के अभिभाषण में महिलाओं पर बहुत ज़्यादा फोकस था। देखिए महिलाओं के लिए पहले टैक्स की एक अलग सीमा होती थी, अलग बेनिफिट होता था, वो चिदम्बरम साहब ने ही पहले वापस ले लिया था। अब आज के दिन टैक्स के मामले में मेल और फीमेल बोथ आर इक्वल, सारे लोग इक्वल हैं। और भारत की पॉलिसी भी रही है कि आज महिलाएं कंधे पे कंधे मिला के मेल के साथ चल रही हैं, तो मेरे को नहीं लगता है कि उसमें कुछ टैक्स में कुछ फर्क होएगा इसकी वजह से। सर कृषि के क्षेत्र में अगर बात करें तो बार बार ये कहा जा रहा है कि डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जिसका कई बार जिक्र भी हुआ है मोदी जी के भाषण में। ऐसे में कितनी संभावना है कि किसान से संबंधित जो घोषणाएं होंगी वो वाकई किसान तक पहुंची? क्योंकि अभी भी कई बार MSP पर बात की जाती है, कहा जाता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पे ये होना चाहिए और उसके इर्द गिर्द ही सारा दायरा रहता है। लेकिन क्या वाकई इस बजट में किसान ही फोकस होगा, क्योंकि चुनाव आने वाला है?
नहीं, ये नहीं कह सकते चुनाव आने वाले हैं। सिंचाई के संसाधनों पे पिछली बार रहा है, मार्केट के लिए कहा है, बाजार। पिछली बार के बजट को अगर हम देखें तो 22,000 हाट जो इस देश में थी उनको बाजार बनाने की शुरुआत करवाई गई। हमारा ये मानना है कि किसान जिस तरीके से आर्थिक रूप से बहुत बुरी तरह पिछड़ रहा है, ये एक दिन में नहीं पिछड़ा है, ये दशकों से हो रही है स्थिति खराब। अगर मैं बात करूं 20 सालों में, तो किसान को हर साल 10.5 से 11% का प्लानिंग कमीशन जो हमारा काम करता था, आर्थिक रूप से सामाजिक जिम्मेदारी उसके ऊपर डालते उसको मारा गया है। तो उस वजह से वो कर्जे में दबता चला गया, उसी वजह से वो आत्महत्या करता चला गया। लेकिन जब किसान की बात आती है, जब बड़े कारपोरेट का एनपी होता तो कोई नहीं बोलता, और जब किसान पे थोड़ा सा ब्याज माफी की बात होती है तो चारों तरफ हंगामा होने लगता। मेरा ये कहना है कि ये देश की खाद्यान्न सुरक्षा से बहुत बड़ा मुद्दा है। टैक्स धरा रह जाएगा। आप देखिए वेनेजुएला में क्या हालत हो रहा है रोटी के लिए और खाने के लिए। ऐसी स्थितियों को भी सोचना चाहिए। किसान की उत्पादन लागत कम करने के लिए उसे 0% पर अगर ब्याज 0% करके उसे क्रेडिट मुहैया कर दें, चीन जैसा देश दे रहा है, तो इसमें क्या आपत्ति है। दूसरी बात, मैंने फसली ऋण पे बात की है। दूसरी बात मैंने कहा है कि जब बड़ी गाड़ियों पे टैक्स कम हो, वो ब्याज कम होता है, तो ट्रैक्टर पे 12% ब्याज लेना क्या वाजिब है। दूसरी बात मैंने कही। तीसरी बात मैंने कहा, इनपुट की लागत कम करने के लिए सरकार को जीएसटी में कम कर देना चाहिए और उसको खत्म करना चाहिए। खास तौर से बीज पे नहीं है कोई जीएसटी, फर्टिलाइजर पे 5% है, पेस्टिसाइड पर है। पेस्टिसाइड जहर है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने से कोई फ़ायदा हो नहीं सकता, ज़रूरत नहीं है। मेरा ये कहना है कि जो किसान सूखे से पीड़ित है, पहले 35%, 35.5% इरीगेटेड लैंड थी। पिछले 3 सालों में ये अब बढ़ के 45% कृषि का सिंचित एरिया बढ़ा है। ये अब 55% जो किसान है सूखे पर है, उसे तो सब्सिडी का फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करना, उसे तो इरिगेशन की सब्सिडी का फ़ायदा नहीं मिलता। हमारा ये मानना है कि जो सब्सिडी का पैसा है इसका लाभ सबको मिले, इसलिए प्रति एकड़ लैंड होल्डिंग के हिसाब से कम जो इनपुट कॉस्ट है वो उसके खाते में सीधे दी जाए। ये सब्सिडी के नाम पर जो अब तक चलता रहा ये ना हो। और उसके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात आपने कही है, सारी जिम्मेदारी किसान के नाम। मैं मानता हूं कि A2+ FL में जो है ये ईमानदारी के साथ है। मेरा ये कहना A2+ FL ही मिल जाए किसान को, राजनीति की जरूरत नहीं है किसान के नाम पर, लेकिन पूरे देश के किसानों को मिलने की व्यवस्था करना जरूरी है। मात्र 7% लोगों को ये MSP का लाभ मिलता है। अब ये भावांतर योजना शुरू करवाई थी सरकार ने, भावांतर से भी काम चलने वाला नहीं है। सोयाबीन का उदाहरण मध्य प्रदेश का हमारे सामने है, 2600 करोड़ दिए, कहाँ गए पता नहीं, सब ऐसे ही हो गया। हमारा ये मानना है कि ये कंपलसरी रिजर्व प्राइस होना चाहिए पूरे देश के लिए, और इसमें पेनल्टी पनिशमेंट क्लॉज के साथ होना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है, जो आपने घोषणा की है लागत पर 50%, वो मिल जाए किसानों को, ये व्यवस्था करनी। इसमें कोई कानून में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि MSP को ऐसा करें जो हर किसान को मिले। इसके बाद आ जाइए जो रोजगार की बात है, रोजगार कृषि के क्षेत्र में ही मिलेंगे, वो एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में ही मिलेंगे। उसी पर ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को फोकस करना चाहिए। टेक्निकल नो हाउ होना चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस होना चाहिए, मार्केटिंग असिस्टेंस होना चाहिए। अब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात बातें कह रहे हैं, दरअसल उसमें काफ़ी बातें सिर्फ कागज़ पर रह जाती हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं वो 5 साल खत्म हो जाते हैं। नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं फसल बीमा योजना पे आ रहा हूँ आपसे। फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हम लोग इतने लंबे समय से कह रहे थे कि ये कम से कम प्रीमियम पर होना चाहिए। ठीक है, सरकार ने शुरू किया, अब प्रदेश सरकारों को लागू करना होता है। वो जो क्रॉप कटिंग का सिस्टम है वो कौन करता है, वो पटवारी करता रहा है, आज भी पटवारी करता है। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं राजस्थान का कि वहाँ पटवारियों की हड़ताल हो गई, कुछ नहीं हुआ। तो ये जो क्रॉप कटिंग का सिस्टम है, जब हम कार का बीमा करते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल का बीमा करते हैं, इंडिविजुअल करते हैं, किसान का भी खेत का होना चाहिए। उसको कवर नोट मिलना चाहिए, उसको रिसीट दी जानी चाहिए जो उसके लोन पर प्रीमियम दी जाती है, और उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। हर जिले में इंश्योरेंस कंपनीज के ऑफिस होने चाहिए जिससे किसान जाके अपनी बात रख सके। उनको जो इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है सरकार ने, बहुत अच्छा कदम है। ओले पड़ते हैं, तूफान आता है, बर्बादी होती है, और ये जो प्रीमियम है, मेरा सरकार से ये आग्रह रहा है कि प्रीमियम पूरी तरह 100% सरकार भरे, 1.5 और 2% है, इसको भी सरकार भरे।
राय ले लेते हैं क्योंकि जी सर, आपसे आखिर में लेंगे सवाल क्योंकि एक न्यूट्रल व्यू और एक कंक्लूजन अंशुमन जी से लेंगे। गौरव वल्लभ जी, ये बताइए कि लगातार जो कहा जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से कि 10,000 से नीचे की आय वाले लोगों को हम जो है इतने रुपए देंगे एज सपोर्ट प्राइस या जो भी कहते हैं सपोर्ट इनकम, क्या ये मुमकिन है? क्या ये कैलकुलेशन कांग्रेस की तरफ से किया गया कभी कि कितने हज़ार करोड़ का इससे अतिरिक्त भार पड़ेगा इकोनॉमी पर, या इससे जो है वो सरकार को कितना ज़्यादा बोझ वहन करना पड़ेगा? ये सब कैलकुलेशन करने के बाद ही उन्होंने इस तरह का बयान दिया या फिर सिर्फ एक बात कहनी थी और चुनावी भाषण देना? देखिए, हमारा जो इनकम सपोर्ट का योजना है उसका नाम है मिनिमम इनकम गारंटी योजना। ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम से बिल्कुल अलग है। मिनिमम इनकम गारंटी उन लोगों को मदद पहुंचाता है जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है, जिन्होंने डिमोनेटाइजेशन के स्कैम के बाद और गब्बर सिंह टैक्स के बाद जिनकी आय में कमी हुई है, जिन्होंने अपनी नौकरियां खोई है। आज हो क्या रहा है, देश में कैपिटल फॉर्मेशन हो नहीं रहा। कैपेक्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में 67% लो है, पब्लिक सेक्टर में 37% लो है। एफडीआई इन्फ्लो दिनतर गिरता जा रहा है, क्रेडिट ऑफटेक बैंक से हो नहीं पा रहा है, तो रोजगार सृजित हो नहीं पा रहे और एग्रीकल्चर इतना डिस्ट्रेस में है क्योंकि WPI जो प्राइमरी फूड आर्टिकल्स का है वो गिर रहा है और CPI बढ़ रहा है। मीन्स किसान अपनी फसल का उसको कम मूल्य मिल रहा है और उसको अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो इस कारण से किसान वहाँ डिस्ट्रेस में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उसको रोज़गार मिल नहीं पा रहा है। तो ये MIG जो स्कीम है जिसको मिनिमम इनकम गारंटी बोलते हैं, वो हम पुअरेस्ट ऑफ पुअर के लिए है, वो यूनिवर्सल नहीं, पहली चीज़। फिर आपने कहा डाटा, अब ये सरकार तो ऐसी है मैम कि मैं आपको 8 डेटा पॉइंट बता सकता हूँ। हर जगह जहाँ पे इस सरकार को F ग्रेड मिलता है वो मार्कशीट ही रोक लेती है, भले ही वो NCRB का डेटा हो, भले ही वो जॉब का डेटा हो, भले ही वो एट्रो, अब पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहा है। हाँ, वो अखबारों में आ रहा है पर सरकार को नहीं पता चल रहा है। ये भी एक बड़ा हास्यास्पद है। चौधरी साहब को भी ने भी पढ़ा होगा सुबह कि सरकार को पता नहीं चल रहा पर एक अखबार में ज़रूर डेटा आ जाता है कि देश में 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। खैर, डेटा में इनका विश्वास है कि नहीं मुझे नहीं पता। फिर तीसरा डेटा न्यूट्रिशन डेटा, वो नहीं आ पा रहा है। फिर आप चौथा डेटा हम पूछते हैं सरकार से कि क्राइम अगेंस्ट वीमेन का डेटा 3 साल से नहीं आया। FDI डेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से पिछले 8 महीने से नहीं आया। अब हो डाटा को आप सप्रेस करके वास्तविकताओं को सरप्रेस नहीं कर सकते जी। तो हमारा ये कहना, आपका पूछना कि भाई MIG में कितना होगा, डेटा तो सरकार देती नहीं है, पर हम ये जरूर हैं कि पुअरेस्ट ऑफ पुअर जिन्होंने नोटबंदी के स्कैम के बाद और गब्बर सिंह टैक्स के बाद जिनकी आय में कमी आई, उन पे MIG की लागू होगी। UBI से MIG बिल्कुल अलग है क्योंकि इसका दायरा यूनिवर्सल नहीं है, इसका दायरा उन लोगों के लिए है जो स्टारवेशन में है। क्योंकि आज हमारे देश की रैंकिंग हंगर इंडेक्स में 108वीं हो गई है, सोमालिया के साथ हमारी तुलना की जा रही है हंगर इंडेक्स के अंदर। तो उन लोगों के वेलफेयर के लिए है। पहले नरेगा ईज ऑफ, ये भी एक हास्यास्पद है मैम। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी अच्छी हो रही है पर FDI आउटफ्लो हमारा डबल हो रहा है। ये मुझे समझ नहीं आता कि ये कॉन्ट्राडिक्शंस क्यों है डेटा पॉइंट्स में। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छी है तो FDI इनफ्लो बढ़नी चाहिए। इनफ्लो 9% से कम हुआ, आउटफ्लो डबल हो गया, पर फिर भी सरकार कहती है खैर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छी है। मुझे खुशी है भारतीय होने के नाते कि हमारे देश की कहीं तो प्रतिष्ठा ठीक चल रही है, पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बेहतर हंगर इंडेक्स, पॉवर्टी इंडेक्स। अभी एक यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट आई कि पिछले 2005 से लेके 15 तक 23 करोड़ लोग पॉवर्टी के बाहर आए ओनली बिकॉज ऑफ नरेगा। तो ये एक सेकंड गेम चेंजर है जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर लोगों के लिए। अंशुमन जी, क्योंकि आपने सबकी बातें सुनी, आप एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे चाहेंगे, क्या संभव है कि सभी सेक्टर्स को, यानी कि जो 3 सेक्टर्स इस वक्त हम प्राइमरी ले रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जिसको लेकर बार बार विपक्ष सवाल उठा रहा है और वाकई जो आज रिपोर्ट्स आई हैं, जो आंकड़े आए हैं, वो बता रहे हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं देश में पिछले सालों के मुकाबले में। दूसरा जो सेक्टर है वो इनकम टैक्स का दायरा है, क्या उसमें बदलाव मुमकिन है, और हमने अपने टैक्स एक्सपर्ट की राय सुनी। और तीसरा जो है वो किसानों को लेकर। इन तीनों दायरों में क्या कल के बजट में कुछ चेंज होगा या फिर ये हमें से अंतरिम बजट ही माने और वोटर अकाउंट? नहीं, ये अंतरिम बजट ही है और अंतरिम बजट की अब फाइनेंस मिनिस्टर से
क्लैरिफिकेशन भी आया। अंतरिम बजट ही, और अंतरिम बजट की एक अपनी सीमाएं होती हैं। अगर सरकार उस अंतरिम बजट की परंपरा को तोड़ेगी तो आने वाली सरकार फिर उस परंपरा को फॉलो करेगी। उसकी अपनी एक सीमाएं होती, उन सीमाओं में चूंकि संसद के पास बजट पर चर्चा करने का समय नहीं होता, इसलिए बजट में वो बदलाव नहीं किए जाते हैं। और कोई सरकार 6 पूर्ण बजट नहीं पेश कर सकती, 5 ही पेश करती है। आने वाली सरकार जो आएगी, नई सरकार, वो पूरा जनरल बजट पेश करेगी। तो हम इसे अंतरिम बजट ही माने और मान के चले कि उन परंपराओं का पालन होगा, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से क्लैरिफाई किया कि अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट के जो आकलन होते हैं, अंतरिम बजट के जो प्रोजेक्शंस होते हैं, वो पूरे साल के होते हैं, पर जो एक्सपेंडिचर अप्रूवल होता है वो छोटे समय के लिए होता है। इसे दो नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। अगर हम इसे अंतरिम बजट मान लें तो सरकार जो भी घोषणाएं करेगी उसके इंटेंशंस हो सकते हैं, उनकी मंशा हो सकती है, और सरकारों को अपनी मंशा जाहिर करने के लिए बजट की ज़रूरत नहीं पड़ती कभी भी। आपको अगर कुछ भी उसके लिए आप कहीं भी किसी भी मोर्चे पर जाकर उसका अपनी मंशा जाहिर कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा बजट के दायरे से बाहर होता है, जहाँ पर बैंकिंग है, जहाँ पर GST अब बजट से बाहर चला गया, तो इनडायरेक्ट टैक्स का एक बड़ा हिस्सा बजट से बाहर चला गया, जिसमें सरकार को बजट और संसद के पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चुनौतियां कुछ दूसरी और गंभीर हैं, और जो काम पिछले 5 बजटों में नहीं हो पाया वो इस 3 महीने के बजट में कैसे हो जाएगा। जो चीज़ें आपको पिछले 5 साल में नहीं मिली वो 3 महीने के बजट में कैसे मिल जाएंगी। चुनौती महंगाई नहीं है, चुनौती डिफ्लेशन है। एग्रीकल्चर में कम से कम 8 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पिछले 2 साल से लागत से कम कीमत पर बिक रहे हैं। पल्सेज में आज कॉटन का रेट आया है, कॉटन का रेट पिछले 3 महीनों में 2000 रुपये नीचे गिरा है। एग्रीकल्चर सीरियस डिफ्लेशन में है। भारत की समस्या अब अनाज उत्पादन है ही नहीं, भारत की समस्या हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है। हम सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके इस्तेमाल के लिए हमारे पास विकल्प नहीं है। MSP जब भी सप्लाई ज़्यादा, MSP जब भी डील करता है तो फूड ग्रेन से डील करता है। फूड ग्रेन का मार्केट पूरी दुनिया में स्लो डाउन में है, क्योंकि पूरी दुनिया में अनाज का उत्पादन बढ़ा है। आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि सरकार ने MSP डिक्लेयर करने के बाद कम से कम 6 फसलों पर 10-10% के हिसाब से कस्टम ड्यूटी बढ़ाई। फिर भी भारत में जो गेहूँ विदेश से आ रहा है वो भारत के MSP से सस्ता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमतें कम होती हैं उसका अनाज बाजार पर सीधा असर पड़ता है। क्राइसिस है इस समय सरप्लस की जो हॉर्टिकल्चर में, अंडे की दिक्कत है, अनार की दिक्कत है, आंवले की दिक्कत है, अमरूद की दिक्कत, वो तो नहीं, ये PDS में जाता ही नहीं है, क्योंकि सरकार कभी भी जो फ्रेश फसलें हैं, जो वेजिटेबल है, जो फ्रूट है, उसमें सरकार के पास इंटरवेंशन का कोई रास्ता ही नहीं है। MSP तो केवल अनाजों के लिए। इसी की एक छोटी सी कोशिश भावांतर स्कीम के तौर पर वहाँ की गई थी मध्य प्रदेश में, जो नहीं चली, क्योंकि आलू प्याज आप अगर खरीद भी लेंगे, आपको देश में 42,000 कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है, आपके पास 5,000 कोल्ड स्टोरेज, आप खरीद भी लेंगे तो कहाँ लेके जाएंगे और किसको बांटेंगे। इसलिए इंडिया की एग्रीकल्चर डिफ्लेशन में है, और ये डिफ्लेशनरी ट्रेंड सरकार का CPI इंडेक्स बताता है। WPI तो बता ही रहा है डिफ्लेशन। अगर फूड प्राइसेस देखें, ये लगभग वैसी स्थिति है जैसी 2008-9 में थी, वाजपेयी 2004-5 में थी, जिस समय भारत में लगातार 2 साल तक फल और सब्जी का इंडेक्स माइनस में था, और फल सब्जी का इंडेक्स माइनस में। आज जो हम फल सब्जी खरीद रहे हैं कंज्यूमर के तौर पर, उसकी एक अलग प्राइस है, पर किसान को वो कीमत नहीं मिल रही है जिस पर वो उगा रहा है। एग्रीकल्चर की क्राइसिस, इसे कोई भी सपोर्ट स्कीम ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि किसान जो पैदा कर रहा है और अगर बाजार में उसको उसकी कीमत ही नहीं मिलेगी, और हमारे पास फल सब्जी के प्रसंस्करण का कोई ढांचा नहीं है। हमने पिछले 4 साल में फूड पार्क खोले, उसमें ज़्यादातर कंपनियां फूड पार्क छोड़ के चली गई, उसका भी डेटा अवेलेबल है। जिनको फूड पार्क के लाइसेंस दिया गया उसे विड्रॉ करके चली गई। तो क्राइसिस डिफ्लेशन की है, इन्फ्लेशन की नहीं है। दूसरी तरफ डिफ्लेशन की सिर्फ यही नहीं है, अगर आप GDP के डेटा के भीतर जाकर उतर कर देखें तो इंडिया में पर्सनल कंजम्पशन की ग्रोथ लोएस्ट है, इन्वेस्टमेंट 14 साल के लोएस्ट लेवल के ऊपर है, बैंक क्रेडिट की ग्रोथ नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहीं से होगा जब लोग खर्च करना शुरू करेंगे। डिमोनेटाइजेशन के बाद इंडिया में लोगों ने खर्च करना बंद कर दिया। हमने पहली बार ये देखा कि पिछले उससे भी असर। अनएम्प्लॉयमेंट 2 तरीके का, देखिए, नए रोजगार नहीं आना और बने हुए रोजगार खत्म हो जाना, ये दोनों चीज़ें भारत में एक साथ हुई। हमने अनएम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट पहले 3-4% देखी, उसका मतलब था कि देश में बेरोजगारी थी, पर जो रोजगार थे वो बने हुए थे, रोजगार कम हुए। चुनौती यह है कि अगर आप एक तरफ से सेक्टर्स को देखते चले जाइए, 3 महीने हो गए देश की ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ रेट देख लीजिए, कार की सेल्स लगातार गिर रही, कंपनियां कीमतें बढ़ा रही हैं और जबकि सेल्स गिर रही। एविएशन सेक्टर की ग्रोथ देखिए, टेलीकॉम की ग्रोथ रेट देखिए। तो चैलेंज ये है कि अर्थव्यवस्था ऊपर एक बड़ी विकास दर दिखा रही है, और ये कैसी विकास दर है जिसमें आपके पास रोजगार भी नहीं है, खपत भी नहीं है, डिमांड भी नहीं है, कंजम्पशन भी नहीं है। ये सारा डेटा उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। बैंक पर्सनल लोन की ग्रोथ रेट लोएस्ट है, हाउसिंग इन्फ्लेशन लोएस्ट है, और अगर इस सारी इन्फ्लेशन लोएस्ट है तो एक सामान्य सी बात है कि मध्यम वर्ग को ज़्यादा खरीदना चाहिए। अगर आपकी महंगाई कम है तो आप ज़्यादा मकान खरीदेंगे, आप ज़्यादा कारें खरीदेंगे, आप ज़्यादा सामान खरीदेंगे। तो ये सारा जो कम्युलेटिव इफेक्ट है वो आपको एम्प्लॉयमेंट पे फाइनली दिखाई देता है इवेंचुअली। और इसलिए जब आज हम देखते हैं कि डेटा आता है जिस पे सरकार थोड़ा मुश्किल में फंसती है और कहती है कि डेटा है भी है नहीं है, वो डेटा इस बात को सपोर्ट करता है कि आपकी इकोनॉमी की जो फंडामेंटल ग्रोथ इंजन है वो फायर नहीं कर रहे हैं, और टॉप लाइन जो ग्रोथ दिखाई दे रही है वो मैनेज्ड है,
फर्ज्ड है या जेन्युइन है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आंकड़ों में आप बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। ये चैलेंज है, और ये चैलेंज ठीक उस समय आया है जब सरकार चुनाव में जा रही। तो एक अंतरिम बजट इन सारी चीज़ों को की मांग भी बढ़ा दे, डिमांड भी जनरेट कर दे, ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी सपोर्ट कर दे, लोगों के लिए टैक्स भी कम कर दे। फिस्कल डेफिसिट की पोजीशन ये है कि सरकार 3.3% प्रोजेक्ट करेगी, बाजार को ये मालूम है कि फिस्कल डेफिसिट 3.5% होना है, जुलाई के नंबर्स में आपको दिखाई देगा। तो इन सारी चीज़ों के बीच में सरकार तुरंत ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हाँ, वादे करने के लिए सरकार को कोई नहीं रोक सकता। छोटा सा और आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये भी खबर आ रही है कि कल की बजट स्पीच काफ़ी छोटी रहने वाली है, तो हम ये भी माने कि जो तय समय सीमा यूजुअली, क्योंकि काफ़ी कुछ आप डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस इन सब में ऐलान करते हैं, तो ऐलानों में कमी होगी या फिर इस बजट स्पीच को जानबूझ के कम और इतना संक्षिप्त में रखा जाएगा कि जो जितने भी ऐलान हैं वो मुमकिन हो पाए कि उसी टाइम पीरियड में आप सम्मिलित कर पाएँ, और उसी टाइम पीरियड में सारा कुछ जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट और साथ ही रेल बजट भी, क्योंकि एक साथ ही अब सब कुछ पेश होता है, ऐसा कल देखा जाए। देखिए, अंतरिम बजट की स्पीच आमतौर पर छोटी होती है, और बजट स्पीच का जो पार्ट बी होता है जिसमें एक बड़ा हिस्सा इनडायरेक्ट टैक्सेस का था वो खत्म हो गया, क्योंकि जीएसटी आ गया। तो जो आपका एक्साइज सर्विस टैक्स का पूरा हिस्सा था वो जीएसटी काउंसिल के पास चला गया, तो अब उसके तो कोई प्रोविजन होते नहीं। कस्टम ड्यूटी में सरकार ने पिछले 3-4 महीने में कई बार अलग अलग चेंजेस किए हैं और बदले हैं, और वो चेंजेस इफेक्टिव हैं, तो कस्टम ड्यूटीज़ आप तुरंत बदल नहीं सकते। पार्ट 1 पार्ट बी का जो इनकम टैक्स वाला पार्ट होता है, मुझे डाउट है कि उसमें कोई बड़ा चेंज सरकार करेगी, क्योंकि फिनांस बिल पर डिबेट करने के लिए पार्लियामेंट को समय नहीं मिलेगा और अमेंडमेंट मूव करने का समय नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि कल के बजट में चूंकि सरकार इकोनॉमिक सर्वे नहीं लाती है छठे बजट के साथ, अंतरिम बजट के साथ, तो वित्त मंत्री सरकार की उपलब्धियां बताने का, ग्रोथ को डिफाइन करने का, पिछले 5 साल में क्या अचीव किया इकोनॉमी ने, किस किस लेवल पर यह बताने की कोशिश करेंगे, और उन स्कीमों के लिए जिन स्कीमों का जिक्र आज हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण में सुना है, और राष्ट्रपति का अभिभाषण आमतौर पर सरकार के बजट का इंडिकेटर होता है, जिनका उन स्कीमों को रिट्रेट किया जाएगा। हाँ, ये 2 चीज़ें चर्चा में है, जिन हाँ, उज्ज्वला मुद्रा, सौभाग्य, फसल बीमा, अटल पेंशन योजना, इस तरीके की चीज़ों में हाँ 2 चीज़ों की चर्चा सरकार इस बजट में करके ये बता सकती है चुनाव घोषणा पत्र के पहले हिस्से के तौर पर कि एक तेलंगाना मॉडल की डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम है, लेकिन उसके लिए फंड्स कहाँ से आएंगे, क्योंकि इमीडिएटली उसके लिए 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ की ज़रूरत है, और दूसरी एक पेंशन स्कीम गरीब परिवारों के लिए, उसके लिए भी सरकार को कम से कम 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी। वो बजट के नंबर्स से मैच नहीं होगा, लेकिन सरकार इंटेंशन दिखा सकती है, घोषित कर सकती है, और चुनाव में लोगों के साथ जा सकती है। जुलाई में जब नई सरकार आएगी उसके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि इन सारी घोषणाओं के लिए फंड लेकर आए। बिजनेस से जुड़ी हर अपडेट और ताज़ा खबर के लिए आप बिजतक से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्योंकि बजट 2019 हमारे लिए एक उत्सव जैसा है, उत्सव में हमारे साथ सम्मिलित होइए और देखिए लगातार बिजतक। अपने दोस्तों, परिवार और साथ ही अपने रिश्तेदारों को भी कहिए कि वो भारी संख्या में बिजतक को सब्सक्राइब करें।